जिस पड़ोसी ने मेरे धान के खेत में जानबूझकर अपनी सीवर पाइप घुसा दी थी और गंदे मल वाले पानी को मेरी धान की फसल में बहने दिया था। मैंने न उससे झगड़ा किया और न ही पुलिस में कंप्लेंट की, बल्कि चुपचाप खेत से सारा गंदा पानी निकलवा दिया और उसके बाद वहाँ सैकड़ों पॉपुलर के पेड़ लगा दिए। जब पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं हमेशा की तरह दबकर रह गया, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पैरों के नीचे उग रहा यह नया जंगल धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाते हुए सीधे पड़ोसी की बिल्डिंग की फाउंडेशन तक पहुंच रहा था। उस सुबह भी मैं रोज की तरह अपने धान के खेत में उतरा, लेकिन जैसे ही मेरा टखना पानी में पड़ा मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अगले ही पल इतनी भयानक बदबू मेरी नाक में घुसी कि उल्टी आने लगी। वह साफ तौर पर मल की बदबू थी। मेरा पेट जैसे एकदम मरोड़ खा गया। मैंने देखा खेत की मेड़ के एक कोने से पीले भूरे रंग का गंदा पानी निकल रहा था और सीधे मेरे उस धान के खेत में बह रहा था, जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके संभाला था। जो धान की पौध कभी हरी भरी लहराती थी वह अब पीली पड़ चुकी थी और मुरझाने लगी थी। उस पल मैं वहीं पत्थर की तरह जम गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सीना मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। ये खेत मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे सौंपा था। यही हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई इकलौती विरासत थी। मैं उस गंदे पानी का सोर्स ढूंढते हुए आगे बढ़ा। झाड़ियों को हटाया तो वहाँ एक धूसर रंग की पीवीसी पाइप साफ दिखाई दी और उसका दूसरा सिरा सीधे मेरे पड़ोसी वांग दहाई की नई बनी आलीशान विला तक जा रहा था। मेरे भीतर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैंने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि पूरा शरीर कांपने लगा। वांग दहाई का घमंड से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वह हमेशा गांव वालों पर हुक्म चलाता था, मानो बाकी सब लोग उसके पैरों की धूल हों। मुझे वह दिन भी याद आ गया जब उसने अपनी विला बनवाते समय कुछ फुट जमीन हड़पने के लिए मेरे खेत की मेड़ को जबरदस्ती अंदर की तरफ खिसका दिया था। उसकी हर गंदी हरकत मेरे दिल पर लाल गर्म लोहे की मुहर की तरह अंकित थी। उस समय मेरा मन हुआ अभी जाकर उसका कॉलर पकड़ लूं और पूछूं क्या उसका दिल भी उसी गंदे मल वाले पानी में डूबा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया मुझे घर पर अकेली मेरी बूढ़ी माँ याद आ गई। मैंने किसी तरह अपने गुस्से को दबाया, खुद को शांत हो काला पड़ चुका था। गंदा पानी और सड़ चुकी धान की पौध सब कुछ एक साथ पाइप के अंदर खिंच गया और दूसरी तरफ दूर पड़े सूखे नाले में बहा दिया गया। पूरे गांव में उस बदबू की दुर्गंध फैल गई। जो भी वहां से गुजरता नाक ढंक लेता और मुझे अजीब नजरों से देखने लगता। उसी समय गांव के बुजुर्ग लाओ चेन, जो मुझे बचपन से जानते थे, लाठी टेकते हुए मेरे पास आए। अरे श्याओ ली, ये क्या कर रहा है? क्या पूरा खेत सुखाकर फिर से तैयार करेगा? इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। वैसे भी इस साल ये खेत तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैं अब धान नहीं उगाऊंगा। क्या धान नहीं उगाएगा? तो फिर तू और तेरी माँ खाओगे क्या? ये तो तुम्हारे पूर्वजों की छोड़ी हुई जमीन है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सूखते हुए खेत को देखता रहा। तभी एक तेज कार हॉर्न गूंजा। वांग दहाई की नई काली कार तेज ब्रेक लगाते हुए मेरे खेत की मेड़ के पास आकर रुक गई। उसने कार की विंडो नीचे की, अपना मोटा सा सिर बाहर निकाला और चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान लेकर मुझे देखने लगा। आसपास तमाशा देखने खड़े कुछ गांव वाले धीरे धीरे हंस पड़े। मैंने बस शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। शायद उसने ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक मुझे फूट फूट कर रोना चाहिए था या फिर उसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए था, ताकि वह ऊपर से एहसान जताते हुए कुछ 100 रुपए फेंक कर मुझे किसी भिखारी की तरह चलता कर देता। लेकिन मैंने उसे यह मौका ही नहीं दिया। मैंने नजरें फेर ली और बिना एक शब्द बोले फिर से वाटर पंप की पाइप ठीक करने लगा। इतने आराम से मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मुक्का रुई पर पड़ा हो। जब उसे कोई मजा नहीं आया तो कुछ गालियां बककर कार दौड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। लाओ चेन उसकी बदतमीजी देखकर गुस्से से कांपने लगे। हरामजादा, हद कर दी इसने। श्याओली, डर मत, मैं विलेज कमेटी में जाकर तेरे लिए इंसाफ मांगूंगा। कोई फायदा नहीं, ऐसे आदमी से इंसाफ मांगना सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाना है। कुछ दिनों बाद खेत का सारा पानी आखिरकार निकल गया। जो कभी धान का खेत था अब बदबू मारता कीचड़ का मैदान बन चुका था। फिर गांव वालों की और भी हैरानी के बीच एक ट्रक मेरे खेत के पास आकर रुका। उसमें न धान के बीज थे और न ही फर्टिलाइजर उसमें भरी थी। पॉपुलर के पेड़ों की सैकड़ों पौध, कुछ अंगूठे जितनी पतली और कुछ मेरी बांह जितनी मोटी थी। मैंने उन्हें एक एक करके ट्रक से उतारा और बहुत संभाल कर खेत की मेड़ पर रख दिया। उधर गांव वालों की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। ली परिवार का लड़का तो सच में पागल हो गया है। अच्छा भला धान छोड़कर ये बेकार के पेड़ लगा रहा है। हा हा हा। ली छुआन, क्या तू गरीबी में पागल हो गया है? पेड़ लगाने हैं तो कहीं और लगा। अगर मनी ट्री भी लगाना है तो सही जगह चुन। तेरे इस खेत को तो गंदे मल वाले पानी ने सड़ा दिया है। यहाँ आखिर उगेगा ही क्या? मुझे तो लगता है तू भी अपने बाप की तरह दिमाग से ठीक नहीं है। वांग दहाई की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। कुदाल चलाते हुए मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। सीने में घुटन भरा दर्द उठा
देखा, लेकिन मैंने सिर नहीं उठाया और न ही कोई जवाब दिया। मैं बस पहले से भी ज्यादा ताकत से कुदाल चलाने लगा। वांग दहाई, बहुत जल्द तुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पेड़ लगाए हैं या तेरी मौत का फरमान। बसंत की पहली बारिश सूखी जमीन में समा गई और मेरे लगाए हुए पॉपुलर के पौधों से एक एक करके कोमल हरे अंकुर निकलने लगे। उस उजड़ी हुई धरती पर वह हल्की सी हरियाली सबसे अलग दिखाई दे रही थी। उस दिन से ये पॉपुलर का जंगल ही मेरी पूरी दुनिया बन गया। मैं हर रोज सूरज निकलने से पहले उठता और खेत पर जाकर देखता आज किस पौधे में नई कली निकली है। मैं उन्हें पानी देता, फर्टिलाइजर डालता, उनकी जड़ों के आसपास उगी घास साफ करता, इतनी सावधानी से मानो कोई अनमोल चीनी मिट्टी का बर्तन संभाल रहा हूँ। कई बार मैं हाथ से उनके तनों को हल्के से सहलाता, उनकी खुरदरी छाल मानो मेरे साथियों की तरह मुझसे बातें कर रही हो। मैं उनसे धीरे धीरे कहता, जल्दी बड़े हो जाओ, तुम जितनी जल्दी बढ़ोगे मेरी उम्मीद भी उतनी ही जल्दी पूरी होगी। दिन प्रतिदिन धूप और हवा में काम करते करते मेरा चेहरा और भी सांवला और खुरदुरा हो गया। हथेलियों पर मोटे मोटे छाले पड़ गए, लेकिन मेरी आंखों में अक्सर एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। उस चमक में उम्मीद भी थी और बेहद ठंडा हिसाब भी। गांव वालों की बातें भी बदलने लगी। पहले वे कहते थे ये पागल हो गया है, फिर धीरे धीरे कहने लगे इस पर तो जुनून सवार हो गया है। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि पीढ़ियों से खेती करने वाला एक आदमी पेट भरने वाली फसल छोड़कर ऐसे पेड़ क्यों उगा रहा है जो उनके हिसाब से किसी काम के नहीं थे। लाओ चेन कई बार मुझसे मिलने आए, हर बार लंबी सांस भरकर कहते मेरी बात मान, इन पेड़ों को उखाड़ दे। मैं बस मुस्कुरा देता और सिर हिला देता। मेरी खामोशी और मेरी जिद हर समझाइश को बेकार बना देती थी। धीरे धीरे लोगों ने भी मुझे समझाना छोड़ दिया। समय चुपचाप गर्मी की शुरुआत तक पहुंच गया। उधर वांग दहाई की आलीशान विला में धीरे धीरे कुछ अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। एक दोपहर मैं जानबूझकर उसके पिछवाड़े से गुजरा और आंखों के कोने से मुझे वहीं दिख गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसकी विला की उस बाहरी दीवार के कोने पर जो मेरे खेत की तरफ था, फाउंडेशन से शुरू होकर बाल जितनी पतली एक दरार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ चुकी थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और अगले ही पल मैं अंदर ही अंदर खुशी से भर गया। ये तो मेरी उम्मीद से भी जल्दी हो गया था। कुछ दिनों बाद वांग दहाई एक मिस्त्री को लेकर आया ताकि वह दरार भर सके। मैं अपने घर की दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। बॉस वांग, लगता है फाउंडेशन थोड़ा सा बैठ गई है, छोटी सी प्रॉब्लम है, भर देंगे तो ठीक हो जाएगी। फाउंडेशन बैठ गई? मैंने तो सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टीम से यह विला बनवाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम लोगों ने काम ठीक से नहीं किया था, जल्दी इसे ठीक करो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बहुत जल्द उसके घर के पिछवाड़े की ड्रेनेज लाइन भी बार बार ब्लॉक होने लगी। हर कुछ दिनों में सीवेज वापस ऊपर आ जाता और पूरा आंगन बदबू से भर जाता। हर बार वह गालियां देता, लोग बुलाकर लाइन साफ करवाता और सारी गलती या तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर डाल देता या अपने घर वालों के गलत इस्तेमाल पर। उसने एक बार भी असल वजह के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। मैं अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी पॉपुलर की उस घनी होती फॉरेस्ट को देख रहा था। अब उनमें शुरुआत वाली कच्ची हरियाली नहीं रही थी। गर्मियों की धूप में वे पूरी तरह फैल चुकी थीं और जीवन से भरी चमक बिखेर रही थीं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि जमीन के नीचे उनकी अनगिनत जड़ें मेरी इच्छा को साथ लेकर निडर सैनिकों की तरह वांग दहाई की विला की ओर लगातार बढ़ती जा रही थी। एक सुनसान आधी रात मैं एक काली प्लास्टिक बकेट लेकर चुपचाप अपनी पॉपुलर फॉरेस्ट में घुस गया। उस बकेट में मैंने खास तौर पर तैयार किया हुआ तेज असर वाला रूट ग्रोथ सोल्यूशन रखा था। मैंने बहुत सावधानी से उस सोल्यूशन को खास तौर पर उन पॉपुलर के पेड़ों की जड़ों में डाला जो वांग दहाई की फाउंडेशन के सबसे करीब थे। वह लिक्विड मिट्टी में समाते ही गायब हो गया, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि जमीन के नीचे एक विशाल दावत की शुरुआत हो चुकी थी। पॉपुलर के पेड़ आंखों से दिखाई देने वाली रफ्तार से बढ़ने लगे। हवा में लहराता उनका हर पत्ता मानो मेरी जीत का जश्न मना रहा हो और दूसरी तरफ दौलत